नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। करते हैं शुरुआत बालोद से बड़ी खबर के साथ। चलते ट्रक में जहां अचानक भीषण आग लग गई। दरअसल आग लगने से कुछ देर के लिए यहां अफरा तफरी का सा माहौल बन गया। ट्रक चालक ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। डोंडी नगर की यह घटना है जहां आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ट्रक के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। ये राहत की बात रही कि ट्रक का ड्राइवर वक्त रहते ही कूद गया। और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये वो ट्रक है दरअसल जहां पर बालोद के रास्ते पर ये धू धू कर जलता नजर आया। कारण पता नहीं चल पाया अभी तक कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे। और आग लगने से कुछ देर के लिए इस यातायात में यहाँ पर कुछ देर के लिए परेशानी जरूर आई, क्योंकि आग की जो लपटें थी वो काफी तेज और काफी दूर तक उठ रही थी। काला स्याह धुआं भी आप देख सकते हैं यहां से उठता हुआ नजर आ रहा है। डोंडी नगर की घटना। और बढ़ते आगे राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां युवक कांग्रेस अध्यक्ष गुलशन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उदयपुर बलवा कांड में गिरफ्तारी हुई है। इस बलवे में पुलिसकर्मी भी लहूलुहान हुए थे, उन्हें भी चोटें लगी थी। दरअसल पूर्व दिवंगत विधायक के पैलेस में यह पूरा बलवा हुआ था, जिसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। और छुई खदान थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। राकेश यादव हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, क्या कार्रवाई की जा रही है? गिरफ्तारी तो हो गई है, अभी क्या कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी इसमें हो सकती है? जी हाँ, निश्चित ही कि जो पूर्व विधायक थे, दिवंगत विधायक जो हैं देवव्रत सिंह, उनके पैलेस जो उदयपुर में जो पैलेस है वहां भलवा हुआ था। इस दौरान जो काफी लोग गेट तोड़कर पैलेस के अंदर घुस गए थे, वहां मारपीट हुई थी और पुलिस के कुछ जवान भी उसमें घायल हुए थे। इस दौरान पुलिस ने इस मामले को लेकर काफी लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया था, जिसके बाद अब गिरफ्तारियां धीरे धीरे होना शुरू हो गई हैं, जिसमें युवा कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं खैरागढ़ जिले के, उनकी गिरफ्तारी हुई है और लोगों की गिरफ्तारी इसमें होना चाहिए। पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी है। गिरफ्तारी के बाद अगला क्या कदम रहेगा? पुलिस अभी भी जांच में जुटी है और जो अन्य जो फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए राकेश। तो सीएम भूपेश चुनाव प्रचार के राजस्थान रवाना हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने झीरम मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब रमन सिंह की सरकार थी तब उन्होंने झीरम जांच में अड़ंगा डालने का काम किया। और अब एसआईटी गठित हो चुकी है जो मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और दरअसल राजस्थान के लिए रवाना हुए उससे पहले मीडिया के सामने उन्होंने सभी बातें कही। किसने रोका था उसको? और धर्मलाल कौशिक को कोर्ट किसने भेजा था? आयोग की जांच न करें तो अड़ंगा डालने का काम तो वही किया था। लगातार झीरम में उस समय भी नोडल अधिकारी ऐसे आदमी को बना दिया गया था जिसमें जो इन्वॉल्व था, है ना। तो अब मतलब किसी भी प्रकार बात करने में उनको कोई संकोच नहीं है, शर्म भी नहीं आती उनको। उनकी सरकार थी, सीबीआई जांच की आदेश तो मतलब सीबीआई जांच हो ये तो विधानसभा में पारित किया था, क्यों नहीं करवाया? तो जो भी विरोध करेगा उसके खिलाफ ईडी लगा देंगे, चाहे कोई भी हो। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, कोई उनके खिलाफ नहीं, वो सब बोलते रहे, वो कुछ भी बोले, उनको स्वतंत्रता है। लेकिन यदि आप कोई सवाल खड़ा करेंगे या किसी कुछ बोलेंगे तो दूसरा तो जवाब देगा ही ना। और बढ़ते आगे, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। इतना ही नहीं, करीब 55 से 60 सीटें आने का भी दावा उन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भूपेश बघेल फिर से सीएम बनते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि कुछ लोग मेरी छवि खराब करने के लिए बहुत नीचे गिर गए हैं और ऐसी बातें फैला रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले टीएस सिंहदेव का जो बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये तो आखिरी मौका है सीएम बनने का, अगर सीएम नहीं बना तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले, नतीजों का इंतजार है, उसको लेकर बात करते हैं। सर,
सबसे पहले तो ये कि नतीजों को लेकर हालांकि बार बार ये सवाल किए जाते हैं, लेकिन जब तक नतीजे नहीं आते तो यही सवाल लाजमी है। तो क्या आप दावा करते हैं? अभी तो सब कुछ निरस सा लग रहा है, काम करने का मौका नहीं है। मेरे मन में तो वही भाव है कि अगले 5 साल सरकार में रह के काम करने को मौका मिले, मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में काम करने को मौका मिले, और जो काम 10 साल में हो सके वो 5 साल में करूं। सीटों का आकलन जो है कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। अभी क्या लग रहा है कि 55 से 60, कम से कम 60 से नीचे तो निराशा होगी। और अभी आप सुन ही रही थी, मैंने 75 पार कभी नहीं अपने तरफ से कहा। साथ के लोग हैं, उत्साही साथी हैं, वो अच्छा लक्ष्य रखा उन्हें, 75 पार कर रखा। ये मोटिवेट करने के लिए होता है, मोटिवेट करने के लिए, और प्राप्त कर सके तो भाई आप बैटिंग करने जाते हो तो आउट होने के लिए थोड़ा ना जाते हो। ट्रिपल सेंचुरी बनाना चाहोगे आप, 300 बनाए, नहीं बनता है तो सेंचुरी तो बने, डबल सेंचुरी तो बने। आदमी अच्छे से अच्छा खेलने के मन से वहां जाता है। विकेट लेने तो 10 विकेट ले लूं मैं अगर बॉलिंग करता था तो मुझे मन में रहता था कि कितने विकेट ले पाऊंगा, 10 ले पाऊंगा क्या। कभी 1 मिलते थे, कभी 2 मिलते थे, कभी 5 मिलते थे, कभी 6 मिलते थे। तो कोशिश तो उच्च से उच्च मंजिल तक पहुंचने की रखनी चाहिए। विकेट लेने की आपने बात की, तो सरगुजा में क्या मान के चलेंगे? फिर आपकी तरफ से कितने विकेट आपको लगता है कि 7 से 10-11 तो आने चाहिए। 14 सीट में कांग्रेस जीत सकती है, 14 की 14 में। अब कितने में जीतेगी पता नहीं। अभी आप सुन ही रहे थे कि राजनांदगांव के हमारे साथी आए थे, वो बोल रहे थे रमन सिंह हार रहे हैं वहां से। तो रमन सिंह जी की हार राजनांदगांव से भी अब बात हो रही है। एक चीज और है कि जो बयान हमेशा अगर हम बात करें तो पिछले दिनों जो आपका बयान आया था और न्यूज 18 पे भी हमने मतलब हमारे यहाँ बयान था वो कि अगर 5 साल मुझे मौका नहीं, अगले मुख्यमंत्री का मौका नहीं मिला तो फिर आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप अभी भी नहीं, मुख्यमंत्री वाली बात नहीं है। मैं 71 साल का हो गया, अगले चुनाव आते तक मैं 76 साल का होऊंगा। उस चुनाव में भाग लेके अगर जीतना हो तो 81 साल का होऊंगा। मैं कितना परफॉर्म कर पाऊंगा? तो मेरे में खुद ये निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि कब फील्ड से, एक्टिव राजनीति की फील्ड से पृथक होना चाहिए और लोगों को मौका देना चाहिए। और मैंने ये निर्णय लिया है कि पक्ष में रहूं चाहे विपक्ष में रहूं, मंत्री रहूं या जिस स्थिति में भी रहूं, ये 5 साल के बाद चुनाव दूसरे को लड़ना चाहिए। जब चुनाव के नतीजों के पहले अगर हम बात करें तो क्या कांग्रेस के भीतर ये बातें लगातार चलने लगी हैं कि सीएम कौन होगा? क्या फिर से ये मीडिया सब आनंद लेती है, मीडिया सब चीज चलाती है। बयान तो आप लोगों के कब बयान दिया? जी। कब भूपेश भाई ने बयान दिया कि मैं लीड करूंगा कैंपेन? आप एक उनका मेरे को एक स्टेटमेंट उनका बता दीजिए। बाकी जो आते हैं वो कि जैसे राहुल बाकी गांधी का बयान है कि भाई आप साइन करिएगा कर्ज माफी पे पिछली उसकी तरह। तो जो स्टेज में बैठा है उनके लिए तो आदमी कहेगा, सांकेतिक रूप से कहेगा, और वो दस्तखत उसके बाद करते हैं तो हर्जा क्या है? यानी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री दोबारा बनते हैं तो हर्जा क्या है? पर चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे राहुल जी हो, सबने ये कहा कि चुनाव के बाद हाईकमांड निर्णय लेगा। मतलब और 28 मतलब आपको भी हर्जा नहीं है? आप मुख्यमंत्री बनो, मेरे को हर्जा नहीं है। मैं मुख्यमंत्री बनूं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। जो एक तरह का कोई भी मुख्यमंत्री बने, है कि भाई ये आप बनाते हो, आपको टीआरपी लेना है, आपको कुछ दिखाना है, ये मीडिया का खेल रहता है। लेकिन हम लोग को आप तो मैं कैसे टीआरपी ले सकती हूँ? आप लेना चाह रहे हो ना, मेरे से बुलवाना चाह रहे हो। अभी आपने कहा कि मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। आप उसको देख लीजिए, मैंने उम्र का बताया और मैंने ये कहा कि टीम से किसी कारण से हटाया जाए, उससे अच्छा रहता है कि अपने आप उम्र के लिहाज से देखते हुए मैं खुद हटूं। मैंने ये भी कहा था कि साथ में मैं दिग्विजय सिंह जी को देख रहा हूं, वो 65-76 साल से ऊपर मेरे से उम्र में ज्यादा हैं, एक्टिव हैं। मैं खड़गे जी को देख रहा हूं, वो 80 साल से ऊपर के हैं, एक्टिवली भाग ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उम्र के हिसाब से आदमी एक्टिव नहीं है, पर मेरा ये पर्सनल निर्णय है कि ये मेरे लिए लास्ट चुनाव होगा, तो वो मैंने निर्णय ले लिया है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं कांकेर से। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया गया है। आईडी बम को बीएसएफ जवानों ने किया निष्क्रिय, जिसमें नक्सलियों ने 22 नवंबर को ये प्रेशर कुकर बम यहां पर प्लांट किया था और कोसरोडा के पास रेलवे ब्रिज में इसे प्लांट किया गया था। बीएसएफ के जवानों ने इस बम को निष्क्रिय कर दिया है। नक्सलियों ने रेल लाइन को नुकसान पहुंचाने के लिए यह बम प्लांट किया था वहां पर।
रेल लाइन को नुकसान पहुंचाने का था इरादा, लेकिन वक्त रहते ही इस साजिश को बीएसएफ के जवानों ने निष्क्रिय कर दिया, नाकाम इस साजिश को कर दिया। और बात करेंगे हमारे सहयोगी खेमनारायण, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। खेमनारायण, इन दिनों लगातार जो सर्च ऑपरेशन है उसमें कामयाबी मिल रही है, आईईडीज पकड़े जा रहे हैं, प्रेशर कुकर बॉम्ब्स पकड़े जा रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है फिलहाल? जी देखिए, आपको मैं बता दूं कि कांकेर जिले के जो वन क्षेत्र है वहां लगातार जो है सुरक्षा बल के जवान और पुलिस बल के जो जवान है लगातार जो है सर्चिंग अभियान चला रहे हैं, और जिसमें जो है उनको सफलता भी मिल रही है। सर्चिंग के दौरान जो है नक्सलियों द्वारा जो सुरक्षा बल के अब तक जो सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो नक्सली आईडी लगाते थे, अब ये देखा जा रहा है कि अब जो रेलवे के लिए विस्तार किया जा रहा है, रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है, उस रेलवे लाइन को भी जो है नुकसान पहुंचाने के लिए इस बार जो है नक्सलियों ने 3 किलो का प्रेशर कुकर बम जो है कोसरोडा के समीप ओवर ब्रिज में जो है लगा रखा था, ताकि जो है जो रेलवे विस्तार जो लाइन है वो कहीं ना कहीं उसमें नुकसान पहुंचे और जो है रेलवे का जो काम है वो बाधित हो। इस तरीके से जो है नक्सलियों द्वारा समय समय पर जो है आईडी लगाकर जो है नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है। जी, लेकिन ये नुकसान पहुंचाने से पहले ही इसे जवानों ने आइडेंटिफाई कर लिया और इसे हम देख पा रहे हैं जो तस्वीरें, उसे वहां पर डिस्पोज किया गया है बाकायदा ब्लास्ट करके। और इस तरह से जो ये तस्वीरें, मैं एक बार दिखा दूं फिर आपके पास लौटता हूं खेमनारायण, ये तस्वीरें और धमाका सुनिए। ये देखिए कितना हाई इंटेंस ये बॉम्ब था, अगर ये ब्लास्ट होता तो ये निश्चित रूप से रेल और रेलवेज दोनों को नुकसान पहुंचाता, और ऐसे में ये एक प्रेशर कुकर बॉम्ब पकड़ा गया। खेमनारायण, ये कोई विशेष तौर पर अभी सर्च अभियान चल रहा है, ये सामान्य रूटिंग प्रक्रिया के चल रही है रूट की? ये देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो सुरक्षा बल के जवान मोर्चे पर तैनात है उनको रोजाना वो जो है 40 से 50 किलोमीटर जो है सर्चिंग जो करते हैं कैंप से, और इस तरीके से जिस नक्सलियों द्वारा किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईडी प्लांट किए जाते हैं या कहीं नक्सली गतिविधियां हो रही हैं, ऐसी खबरें जैसे लगती हैं तो नक्सल मोर्चे पे तैनात सुरक्षा बल के जवान और पुलिस के जवान जो है वहां पहुंचते हैं और उन क्षेत्रों में जो है लगातार जो है सर्चिंग अभियान जारी रख के इस प्रकार से बरामद आईडी को बड़ी कामयाबी कही जा सकती है खेमनारायण, चूंकि जिससे इससे पहले भी हमने देखा था कि 5 आईडीज पकड़े गए थे और अब ये एक और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो वहीं कवर्धा की बात कर लेते हैं, जहां काउंटिंग को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने काउंटिंग को लेकर कई निर्देश भी जारी किए हैं, साथ ही साथ एसपी और कलेक्टर के साथ मतगणना स्थल का निरीक्षण भी किया है। आपको बताते चलें कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि कम समय में पूरी मतगणना करवाई जाएगी, काउंटिंग टेबल्स बढ़ाए जाएंगे। बता दें कि काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के लिए यहां व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि इलेक्शन में हमने देखा, पहले और दूसरे चरण में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम थे, ऐसे मतगणना के दौरान भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और अधिकारी खुद मौके पर जाकर इसका जायजा ले रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। गरियाबंद में तुलसी विवाह को लेकर बाजारों में अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है और शाम को तुलसी विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जहां गन्ने से मंडप सजाया जाता है और बाजार में गन्ना लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में भी आपको जगह जगह दिख रहा होगा गन्ना भी, और लोग उस गन्ने को ले जाते हुए भी। माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और आज से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत सनातन धर्म की परंपरा के मुताबिक होती है। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं बाजारों में गन्ना खूब बिक रहा है और देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो गन्ना खरीदने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। छोटी दिवाली के रूप में इसे मानते हैं, लेकिन आज जो गन्ना खरीदा जा रहा है इसका वो मंडप बनाते हैं। बाजार में जो है पटाखे की दुकान सजी हुई है और इस देवउठनी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गन्ना व्यापारी भी अपनी गन्ना को लेकर मार्केट में पहुंचे हुए हैं और आज शाम माता तुलसी का जो विवाह है
वो शालिग्राम से संपन्न होगी और इसको लेकर लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। सुबह से मार्केट पहुंचे हुए हैं और तमाम जो पूजा पाठ की सामग्री है और गन्ना है उसे खरीद रहे हैं। तुलसी माता के लिए उसको शालिग्राम के भगवान के साथ विवाह होता है, इसी के साथ त्योहार का बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। पहले मंडप बनाया जाता है, भगवान जैसे तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का पूजा होता है। उसमें आज के दिन विष्णु भगवान का शादी कहा जा सकता है, यह हम बोलते हैं उठने का दिवस होता है। आज से सब मांगलिक कार्यक्रम चालू होता है। इसे हम लोग छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ काफी उत्साह रहता है, बहुत उत्साह रहता है दिवाली। जी बिल्कुल, आज लोग गन्ना खरीद रहे हैं, गन्ना का मंडप सजाते हैं और मंडप सजाने के बाद माता तुलसी का विवाह जो है शालिग्राम से किया जाता है और इसे छोटी दिवाली के रूप में मानते हैं। यही वजह है कि लोग सुबह से इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। शाम होते ही पूजा पाठ की जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और देखिए कि हम गन्ने के बाजार में तो हैं और यहाँ पर काफी लोग ज्यादातर गन्ना खरीदने पहुँच रहे हैं और ये जो उत्साह है देखते ही बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। तो गरियाबंद की तस्वीरें हमने आपको दिखाए। रायपुर में भी देव उठनी एकादशी को लेकर काफी उत्साह है, किस तरह की रौनक है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, अगर बात की जाए जिस तरीके से यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है देव उठनी एकादशी को लेकर, आप क्योंकि वहां बाहर हैं, जरा दिखाएं तस्वीरें भी और बताएं। अच्छा, तनु तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, एक बार फिर प्रयास करेंगे तनु से बात करने का। तनु, अगर आपको स्टूडियो से आवाज मिल पा रही है तो बाजार में दिखाइएगा कि क्या कुछ वहां पर स्थिति है, कैसे मार्केट में कैसी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि गन्ने यहाँ पर आज विशेष रूप से इस्तेमाल में लिए जाते हैं तुलसी और शालिग्राम विवाह के लिए। आज दिवाली जैसा माहौल रहता है गरियाबंद में, हमने देखा। तो रायपुर में किस तरह की तैयारियां हैं? और तनु से लगता है अभी संपर्क अपना नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। लेकिन ये जो तैयारियां हैं आज की, और आज एक बड़ा दिन है और आज देव उठनी एकादशी कही जाती है, जिसे कहते हैं कि भगवान विष्णु करीब 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और आज से ही वैवाहिक कार्यक्रमों और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तनु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनु, जरा बताएं आप किस मार्केट में इस समय है, वहां पर किस तरह की रौनक है, लोगों में कैसा उत्साह है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में देव उठनी का जो पर्व है वो बड़े धूमधाम से ही मनाया जाता है और आज के दिन को छोटी दिवाली के रूप में भी कहा जाता है। वहीं देव उठनी को लेकर, इसमें तुलसी विवाह को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इसको लेकर बाजारें भी पूरी तरह से सज चुकी है। तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी कि सड़कों के किनारे गन्नों से बाजार जो है पूरी तरह से गुलजार है और सुबह से ही श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर गन्ने खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज के दिन गन्ने का जो है वो खास महत्व होता है। हमारे साथ यहाँ पर गन्ना व्यापारी भी, उनसे भी हम जान लेते हैं। भैया, भाई साहब, गन्ने की खास आज के दिन मांग होती है, कैसे बिक्री हो रही है? मैम, इसकी बिक्री मतलब होता है यहाँ पे ऐसा, मतलब भिलाई से आता है ये माल पूरा, और पूरे रायपुर में पूरे भिलाई से सप्लायर होता है। तो पूरे कीमत क्या है इस पर गन्ने की? मैम, थोक में खुलता है 35 रुपए, हम लोग चिल्लर में बेचते 50-60 रुपए। तो देखिए, देव उठनी के दिन गन्ने का जो है वो खास महत्व होता है। आज के दिन घर घर में गन्ने के मंडप बनाए जाते हैं और आज का दिन जो है पूरी तरह से विष्णु भगवान को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह करने की परंपरा है। इसके साथ ही श्रद्धालु जो है विष्णु भगवान के लिए व्रत रखकर इसकी आराधना करते हैं और विधि विधान से जो है पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। गन्ने का इस दिन खास महत्व होता है। ऐसे में गन्ने से बाजार तो पूरी तरह से सज ही चुके हैं। इसके साथ ही केला, सेब के अलावा और भी तमाम प्रकार की जो पूजा की सामग्रियां हैं उसकी भी मांग जो है बाजारों में काफी जो है वो बढ़ चुकी है। और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु जो है लंबे समय बाद जागते हैं, जिसके चलते आज के दिन से ही सारी मांगलिक कार्यों की जो है वो शुरुआत हो जाती है। अगर एक बार आप उस बाजार की तस्वीर दिखा पाएं थोड़ा दूर तक कि किस तरह से लोग वहां पर आ रहे हैं, क्योंकि अब चूंकि दोपहर का समय, शाम होते होते ज्यादा और लोग यहां पर आ सकते हैं। शाम के वक्त ही अमूमन ये जो तुलसी जी का और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है, आयोजित होते हैं। अगर लोगों से आप बातचीत कर पाएं वहां पर। चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है। और तनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे राजनांद गांव से एक बड़ी खबर आपको बता दें। एक सेप्टिक टैंक में एक 2.5 साल का बच्चा गिर गया और इस बच्चे की सेप्टिक टैंक में गिरने से मौत हो गई।
ये दुखद खबर, जहां 2.5 साल के मासूम की मौत हो गई। सेप्टिक टैंक का ढक्कन खुला हुआ था। आंगनबाड़ी में ये बच्चा पढ़ने गया था। डोंगरगांव के आसरा गांव का मामला है और सेप्टिक टैंक में गिरकर इस बच्चे की मौत हो गई। उम्र महज 2.5 साल थी। बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ने गया था। परिवार बेहद गमगीन और ये हादसा राजनांदगांव में हुआ है। तो आंगनबाड़ी में पढ़ने गया था ये बच्चा, 2.5 साल की उम्र थी। ढक्कन खुला हुआ था सेप्टिक टैंक का। ऐसे में ये बच्चा इसमें गिर जाता है और इस हादसे में बच्चे की जान चली गई। राजनांदगांव से सामने आया ये पूरा मामला, दुखद मामला, और सेप्टिक टैंक में बच्चे के गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। राकेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। क्या कारण रहा, कैसे पता चल पाया बच्चा सेप्टिक टैंक में गिरा है और ढक्कन खुला रह गया? बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। जी आसिफ, कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है कि सेप्टिक टैंक का जो चैम्बर है वो खुला हुआ था और बच्चा यहाँ आंगनबाड़ी में पढ़ने आया हुआ था। इस दौरान वो बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ रहा था, वो उसके बाद खेलने के लिए निकला, फिर अचानक वहां खेल रहा था। इस दौरान बच्चा खेलते हुए वहां जाके गिर गया। फिर इसकी सूचना दी गई और लगभग ये सेप्टिक टैंक की जो गहराई है वो 10 फीट से अधिक बताई जा रही है। और जैसे आनंद फानन में बच्चे को निकाला गया, निकालते तक बच्चे की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही सामने आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और आइए अब देख लेते हैं खबरों का 2020।